नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और डेटाबेस पार्ट को थोड़ा और हम लोग ठीक से समझते हैं। HRMS एप्लीकेशन की डेटाबेस मॉड्यूल को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि हमें ना आइडेंटिफाई करना है अपने एंटिटीज़ को, क्योंकि एंटिटीज़ आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम लोग उनके बीच के रिलेशनशिप को जान पाएंगे और अकॉर्डिंगली हम लोग डेटाबेस में टेबल्स वगैरह सब क्रिएट करेंगे। ठीक है। और एंटिटीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, इसको काफ़ी ठीक से समझना होता है। आप इस डॉक्यूमेंट को जितना अच्छा से रिव्यू करोगे, जितना अच्छा से एनालाइज करोगे, उतना ही बेहतर ढंग से आप समझ पाओगे कि क्या क्या एंटिटीज़ होने वाले हैं और उन एंटिटीज़ के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप होने वाला है। इस चीज़ को समझने के लिए एक छोटा सा और भी एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि एक बिल्कुल छोटा सा वोटिंग सिस्टम को समझते हैं। लेट्स अज्यूम कि हमें एक छोटा सा वोटिंग सिस्टम बनाना हो, जहाँ पे लोग आएंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे और लॉगिन करेंगे और जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शो हो रहा होगा उनके अगेंस्ट अपना वोट को मार्क करेंगे। तो ये रिक्वायरमेंट में मैंने क्या बताया कि पीपल विल कम, है ना, और ये क्या करेंगे, ये अपने आप को रजिस्टर करेंगे। ठीक है। और क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। रजिस्ट्रेशन लॉगिन करने के बाद क्या करना, उनको अपना वोट देना है। तो वोट देने से पहले जाहिर सी बात है कि सिस्टम में लिस्ट ऑफ सारे कैंडिडेट शो कर रहे होंगे। ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स हैं, और इनके सामने कोई एक वोट का बटन होगा, वहाँ वोट कर देंगे। ये छोटा सा एप्लीकेशन बनाने के लिए क्या क्या एंटिटीज हो सकते हैं हमारे इस छोटे से एप्लीकेशन में। तो स्पष्ट दिख रहा है कि एक पीपल हमने बताया है, यूजर्स होंगे, लोग होंगे। तो यदि ये अपने आप को रजिस्टर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों का रजिस्ट्रेशन रिलेटेड जो भी डेटा है हमें कहीं ना कहीं मेंटेन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन रिलेटेड डेटा हमें मेंटेन करना है। रजिस्ट्रेशन रिलेटेड डेटा इज द फर्स्ट पार्ट। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है कि लिस्ट ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं उनको हमें शो करना है। तो कहीं ना कहीं हम लोग स्टोर करेंगे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स को, तभी इनके डेटा को हम लोग कहीं पे डिस्प्ले कर पाएंगे। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स रिलेटेड डेटा भी हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या क्या बन के आ रहा है, चलो मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट करता हूँ। लेट से हमने एक एंटिटी आइडेंटिफाई किया, पीपल। ठीक है। दूसरा हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कैंडिडेट्स। ठीक है। और स्टार्ट करते हैं ना। लेट से पीपल रिलेटेड डेटा हमें मेंटेन करना हो तो क्या करेंगे। यदि मुझे कोई एक्सेल में डेटा को मेंटेन करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके एक प्रॉपर फॉर्मेट तैयार कर लेंगे, है ना। ऐसे करके तैयार करेंगे हम लोग कि चलो जी, जो भी लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे हम लोग उनका क्या क्या डिटेल रखना चाहेंगे। नेम, ओके। और क्या चाहिए होगा, इनका लेट से मोबाइल नंबर चाहिए, ओके। और क्या चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए। ये क्या क्या कॉलम होंगे ना, ये जनरली आपको पता चल जाएगा जब आपने आप क्लाइंट से जब बात करोगे तो वो लोग खुद ही बताएंगे उनको क्या क्या डेटा कैप्चर करना है इस एप्लीकेशन के थ्रू। और ऐसे जो मोस्ट कॉमन फील्ड होते हैं वो तो हम लोग बता ही देते हैं। नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ओके। और लॉगिन और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जाहिर सी बात है कि कोई हमें यूज़र नेम रखना पड़ेगा जिसको यूज करके लोग लॉगिन करेंगे, ओके। इनका पासवर्ड रखना पड़ेगा, ओके। ऐसे करके हमने आइडेंटिफाई किया कि चलो पीपल रिलेटेड हमें ये सारा इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करना है। अब कैंडिडेट्स रिलेटेड क्या क्या डेटा हमें मेंटेन करना पड़ेगा तो वो भी देख लेते हैं। तो कैंडिडेट्स रिलेटेड में भी कैंडिडेट का नाम मुझे चाहिए होगा। कैंडिडेट का नाम हो गया। और इनका यदि कोई क्या उसको बोलते हैं, चिन्ह, चुनाव चिन्ह काइंड ऑफ लोगो या कोई इमेज वगैरह हो जो प्रेजेंट कर रहा हो इसके कैंडिडेटशिप को, तो वो रख लेंगे हम लोग, ओके। और ये जिस टीम का पार्ट है उस टीम का नाम, उनका पार्टी का नाम रख सकते हैं हम लोग।
तो एटलीस्ट 3 कॉलम तो मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कैंडिडेट्स के लिए हमें ये 3 डेटा चाहिए। कैंडिडेट का नाम, उनका कोई लोगो इमेज हो रहा है तो, और उनका पार्टी या टीम का नाम। नाउ डेटा तो हम लोग मेंटेन कर लेंगे, कैंडिडेट्स रिलेटेड डेटा यहाँ पर मेंटेन हो जाएगा, सॉरी पीपल रिलेटेड डेटा यहाँ मेंटेन हो जाएगा, और कैंडिडेट रिलेटेड डेटा हमारा यहाँ मेंटेन हो जाएगा। बट हम जिस एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, वोटिंग सिस्टम वाला एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, इसमें हमें सिर्फ पीपल और कैंडिडेट का डेटा ही मेंटेन नहीं करना है, बल्कि कौन सा यूज़र कौन से कैंडिडेट को वोट किया है वो डेटा भी हमें मेंटेन करना पड़ेगा। सो रिलेशनशिप क्या हो रहा है, पीपल और कैंडिडेट के बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो यदि हमको सिंपल सेंटेंस में लिखा जाए, सो पीपल वोट फॉर कैंडिडेट, वोट फॉर कैंडिडेट, ये रिलेशनशिप है मेरा। अगेन जिसके लिए एप्लीकेशन आप बनाओगे वो आपको बता सकते हैं कि एक बंदा एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स को वोट कर सकता है या एक ही को कर सकता है। सो पीपल वोट फॉर कैंडिडेट एंड ओनली वन पर्सन कैन वोट फॉर ओनली वन कैंडिडेट। तो ये जो रिलेशनशिप ये कैसे इस्टेब्लिश करेंगे हम लोग, क्योंकि ये 2 टेबल है ना, इससे आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा यूज़र कौन से कैंडिडेट को वोट किया है। तो ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए हमें और भी टेबल्स बनाने पड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है कि एक पीपल का नाम ले लें और एक कैंडिडेट का नाम ले लें, कैंडिडेट का, और एक तीसरा टेबल बना लेते हैं जहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे कि मे बी पीपल 1 वोटेड फॉर कैंडिडेट 1, पीपल 2 वोटेड फॉर कैंडिडेट 2, ऐसे करके मेंटेन कर लेंगे। तो ये जो मेरा थर्ड टेबल हुआ ना, दिस इज टेबल नंबर 1, दिस इज टेबल नंबर 2 एंड दिस इज टेबल नंबर 3। ये थर्ड टेबल पीपल और कैंडिडेट के बीच के रिलेशनशिप को बतला रहा है। ठीक है, नाउ टिपिकल आईटी सिस्टम में हम लोग आईडी से डिनोट करते हैं, तो मे बी पीपल वाले टेबल में हम लोग एक कॉलम यहाँ पर रख सकते हैं पीपल आईडी, और सिमिलरली कैंडिडेट वाले टेबल में भी हम लोग चाहें तो एक एक्स्ट्रा कॉलम रख सकते हैं यहाँ पे कैंडिडेट की आईडी। ठीक है, तो पीपल आईडी यदि 1 हो, कैंडिडेट आईडी यहाँ पे 1 हो, या C1 से डिनोट कर लेते हैं, यहाँ P1 से डिनोट कर लेते हैं, P1 इज़ पीपल आईडी 1 एंड C1 इज़ कैंडिडेट आईडी 1। सो P1 C1 डायरेक्टली रिलेशनशिप को स्टेब्लिश कर रहा है। सो P1 वोटेड फॉर C1, और एडिशनल कॉलम रख सकते हैं कि कब वोट किया, वो डेट टाइम भी स्टोर करना चाहें हम, डेट टाइम तो भी स्टोर कर सकते हैं। सो इस प्रकार से जब आप FRS को रिव्यू करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वो कौन कौन से एंटिटीज़ हैं जिससे रिलेटेड आपने इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है, और उन एंटिटीज़ में क्या रिलेशनशिप है, बेसिकली क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं। तो इस एग्जांपल में क्या हुआ कि रजिस्ट्रेशन एंड कैंडिडेट्स, इसके अलावा द पीपल वोट फॉर कैंडिडेट, तो थर्ड टेबल से मेरा वो पता चल गया। हालांकि इस प्रकार के एंटिटीज़ और एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई करने के कई सारे थियोरेटिकल अप्रोच भी हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच पे ज़्यादा फोकस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो ऑल टुगेदर FRS पार्ट को आपको काफ़ी डिटेल में समझना पड़ेगा, है ना। जितना अच्छा से FRS पार्ट को आप समझोगे, रिव्यू करोगे, उतना ही आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्या क्या टेबल्स और उन टेबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप हमें इस्टेब्लिश करना है। ओके, नाउ जब भी आप टेबल्स बनाओगे तो आपको डेटा टाइप नीडेड होगा। सो बेसिकली जब भी हम लोग टेबल बनाते हैं और हम लोग ये बता रहे होते हैं कि टेबल में कौन कौन से कॉलम होंगे, जैसे कि रजिस्ट्रेशन के केस में या कैंडिडेट के केस में हमने क्या क्या कॉलम रखा है, तो हमने एक कॉलम रखा कैंडिडेट आईडी, दूसरा कॉलम का नाम रखा हमने नेम, तीसरा लोगो। ठीक है फिर क्या था मेरा, लेट से टीम का नाम। तो जब भी आप ये फील्ड बतला रहे होगे तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि इस फील्ड में किस टाइप का डेटा आपको स्टोर करना है, डेटा टाइप क्या होगा। सो कॉमन डेटा टाइप क्या क्या होते हैं हमारे पास होता है इंटीजर, हमारे पास होता है कैरेक्टर्स, हमारे पास होता है डेट टाइम। ठीक है,
ओके, सो कैंडिडेट आईडी हम लोग को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इस कॉलम में हमें सिर्फ इंटीजर टाइप का डेटा ही स्टोर करना है। नेम में हमें सिर्फ कैरेक्टर्स टाइप का डेटा को ही स्टोर करना है, ठीक है। सिमिलरली लोगो में यदि कोई लोगो का पाथ यदि मुझे स्टोर करना हो तो हम लोग बता सकते हैं कि कैरेक्टर्स टाइप का ही डेटा हमें स्टोर करना है। अगेन टीम नेम भी कैरेक्टर्स हो जाएगा मेरा। मान लेते हैं कि ऊपर में जो हमने एक टेबल बनाया वोटिंग डिटेल को हैंडल करने के लिए, तो हमने वहाँ पे रखा था कि कब वोट किया है, वोटेड ऑन। यदि ये मुझे स्टोर करना हो तो इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, डेट टाइम, ठीक है। सो आपको डेटा टाइप पता होना चाहिए। जब भी आप टेबल्स बनाएंगे डेटाबेस में तो आपको पता होना चाहिए कि वो टेबल में जो भी कॉलम्स आप बना रहे हो वो कॉलम्स का डेटा टाइप क्या होगा। अलग अलग डेटाबेस DBMS एप्लीकेशंस में डेटा टाइप सब में एक ही होता है, लेकिन लिखने का थोड़ा तरीका चेंज हो सकता है। सो मे बी आप यदि SQL सर्वर में जाओगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा आपको varchar एंड invarchar, जबकि आप MySQL में जाओगे तो आपको invarchar के नहीं मिलेगा, वहाँ सिर्फ varchar ही होता है। तो स्लाइट डिफरेंसेस मिलते हैं बट नेचर सबका एक ही है। तो आपको लिस्ट ऑफ डेटा टाइप आपको जाना है। और यदि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज पढ़े होगे तो डेटा टाइप को आपको आइडिया होगा, ठीक है ना। सो इंटीजर मतलब नंबर, कैरेक्टर्स में ऑल अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर सब आते हैं। डेटा टाइप में डेट टाइम हम लोग कैप्चर करके रखते हैं। अभी हम लोग जब प्रैक्टिकली कोई टेबल्स बनाएंगे तो वहाँ पे इसको हम लोग देख लेंगे। सो डेटा टाइप का आपके पास अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और क्या होता है, हमें कीज़ पता होना चाहिए। कीज़ या कंस्टेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो दो तीन जो कॉमन है पॉपुलर हैं जो हम लोग थ्रू आउट अपने डेटाबेस टेबल में यूज करने वाले हो, थोड़ा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। सो एक होता है हमारे पास प्राइमरी की। तो जब भी आप टेबल बनाओगे, ठीक है, उसमें अलग अलग कॉलम्स बताओगे, कॉलम 1 2 3 4 5 ऐसे अगर कॉलम बताओगे तो इसमें किसी एक कॉलम को कॉलम के साथ हमें बताना होता है कि दिस पर्टिकुलर कॉलम विल बी यूज्ड एज अ की। और वो की कौन सा होगा, प्राइमरी की होगा। तो कब हम लोग लगाएंगे ये की और ये की लगाने से क्या फ़ायदा है उस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। सो ऊपर वाले एग्जाम्पल को समझ ले। हमने एक कॉलम रखा वहाँ पे यूज़र नेम था, मेरा मोबाइल नंबर था, ठीक है, फिर ईमेल आईडी था, पासवर्ड था, ठीक है। और हमने एक कॉलम रखा यहाँ पे आईडी। अब जब हम लोग टेबल्स बना रहे होते हैं ना तो कुछ कुछ रूल्स हमें बताना होता है। सो आप देखो ये टेबल में नेम डुप्लीकेट हो सकता है, ठीक है ना। कई सारे यूजर्स आएंगे, अपने आप को लोग रजिस्टर करेंगे और इट्स अ वेरी मच पॉसिबल कि एक से ज़्यादा यूजर्स का नाम सेम हो सकता है, ठीक है। मोबाइल नंबर सेम नहीं होगा लोगों का, ईमेल आईडी सेम नहीं होगा, लेकिन नेम सेम हो सकता है, ठीक है ना। मोबाइल नंबर डुप्लीकेट ना हो, ईमेल आईडी डुप्लीकेट नहीं हो, ये कैसे इंश्योर करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इन कॉलम पे हमें कुछ ऐसा रूल लगाना होगा सो दैट कि कभी बाय मिस्टेक डुप्लीकेट मोबाइल नंबर या डुप्लीकेट ईमेल आईडी इसमें कोई इंटर करता भी है तो डेटाबेस टेबल या डेटाबेस इंजन उसको फेल करे, उस रो को इंसर्ट ना होने दे, एरर मैसेज आए कि नहीं भाई ये पर्टिकुलर कॉलम में ऐसा रूल लगा हुआ है कि इसमें हमेशा यूनिक वैल्यू ही चाहिए और आप डुप्लीकेट इंटर करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो जब भी हम लोग कॉलम बनाएंगे तो इस प्रकार के कीज़ हम लोग बता सकते हैं, इस प्रकार के रूल्स हम लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू इंटर नहीं हो तो उस कॉलम पे हमें प्राइमरी की लगाना होता है, ठीक है। सो यदि आईडी में आप चाहते हो कि हमेशा यूनिक ही रहे, कभी डुप्लीकेट नहीं हो, तो आईडी वाले कॉलम पे प्राइमरी की लगा लो। यदि आपको लग रहा है कि मोबाइल नंबर वाले कॉलम पे कभी भी डुप्लीकेट नंबर नहीं चाहिए मुझे, तो आप मोबाइल नंबर पे प्राइमरी की लगा लो। प्रॉब्लम बस एक है कि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकता है, तो या तो आप आईडी पे लगा लो या मोबाइल नंबर पे लगा लो या ईमेल आईडी पे लगा लो।
बट ये तो थोड़ा इनजस्टिस लग रहा है ना, मोबाइल नंबर भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, ईमेल आईडी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती है, तो एक ही पे लगाऊंगा तो बाकी पे क्या करूंगा। तो इसका आंसर क्या है कि हमारे पास एक और की होता है, उसका नाम है यूनिक की, और ये मल्टीपल लगा सकते हैं, है ना। तो ऐसा कर सकते हैं कि आईडी कॉलम पे हम लोग प्राइमरी की लगा ले और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे यूनिक की लगा ले। प्राइमरी की और यूनिक की में डिफरेंस क्या होता है, तो यूनिक की में डिफरेंस, यूनिक की के साथ क्या है ना कि आप, ये तो है कि आपको हमेशा वैल्यू यूनिक होना चाहिए, लेकिन कभी आप एम्प्टी भी छोड़ देते हो, नल वैल्यू भी आप इंटर करो तो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन प्राइमरी की में क्या होता है कि वैल्यू डुप्लीकेट भी नहीं होना चाहिए और एम्प्टी भी नहीं होना चाहिए, नल भी नहीं होना चाहिए। तो अपने सुविधा के हिसाब से प्राइमरी की और यूनिक की जहाँ भी सूटेबल लगे आप उसको लगा सकते हो, ठीक है। जनरल प्रैक्टिस ये कहता है कि कोई भी टेबल आप बनाते हो तो उस टेबल में आपको एक आईडी करके कॉलम रखना चाहिए और इस आईडी कॉलम पे ही प्राइमरी की लगा के रखना चाहिए। पर्पस ये होता है कि कोई टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड्स आने वाले हैं, है ना, 10,000 20,000 लाख करोड़ जितना भी रिकॉर्ड आपको डालना है डालो इस टेबल में, एटलीस्ट कोई एक कॉलम ऐसा हो जिसमें वैल्यू कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो, सो दैट उसी कॉलम के वैल्यू को यूज करके हम लोग तरह तरह का ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके। अब लेट से इस टेबल का नाम आप रखते हो, लेट से रजिस्ट्रेशन करके आपने इस टेबल का नाम रखे हो, तो कभी भी डेटाबेस को यदि मुझे बताना हो कि रजिस्ट्रेशन टेबल में जाओ और रिकॉर्ड नंबर या फिर उस रिकॉर्ड को डिलीट करो जिसके आईडी में 3 हो, तो चूंकि ये यूनिक है तो हमेशा एक ही रिकॉर्ड मेरा डिलीट होगा, है ना। या मुझे ऐसा बताना हो कि उस रिकॉर्ड को अपडेट कर दो जिसका आईडी लेट से 4 हो, तो मुझे पता है कि 4 एक ही बार मिलेगा उसको, तो इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अपडेट कर लेगा वो। ये रूल यदि हम किसी और कॉलम के साथ पास करते हैं, लेट से हमने ये हमें ये बताना हो कि आप टेबल लेवल पे जाओ, रजिस्ट्रेशन टेबल में जाओ और जिसका जिसका भी नेम लेट से आशीष हो उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दो, तो ना जाने कितने सारे आशीष मैच करेंगे, सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। तो आइडिया ये होता है कि हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें खुद का एक कॉलम आईडी रखना चाहिए और इसी कॉलम पे हमें प्राइमरी की लगाना चाहिए। बाकी जहाँ जहाँ भी आपको आवश्यकता पड़ता आप यूनिक की लगा लो, ठीक है। अभी हम लोग कई सारे टेबल्स यहाँ पे बनाएंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे कहाँ कहाँ पे क्या क्या कीज़ हम लोग लगाते हैं, ठीक है। ये 2 की के अलावा एक और भी की हम लोग यूज करते हैं जिसको बोलते हैं रेफरेंस की या फॉरेन की। फॉरेन की, इसको समझने के लिए इस वाले एग्जाम्पल वापस आते हैं। देखो ये जो टेबल था ना जहाँ पे वोटिंग रिलेटेड डेटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं, सो फ्रॉम वेयर दिस P1 केम, P1 कहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है ना। थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ओके। P1 की वैल्यू यहाँ से आई है और C1 की वैल्यू कहाँ से आया, C1 की वैल्यू आया यहाँ से, ठीक है। इसका मतलब पीपल टेबल में जो भी कैंडिडेट्स, जो भी पीपल का डिटेल है उन्हीं डिटेल्स में से आईडी मुझे यहाँ पे चाहिए। सिमिलरली कैंडिडेट्स टेबल में जो भी आईडी मेंटेन हो वहीं से मुझे C2 चाहिए। अब ये तो अजीब हो जाएगा ना कि मान लेते हैं कि यहाँ पे P3 करके कोई पर्सन है और C3 कैंडिडेट को वोट किया है और जबकि P3 नाम का कोई डिटेल पीपल टेबल में है ही नहीं और ना ही तो C3 करके कोई डिटेल कैंडिडेट्स टेबल में। यदि ऐसा होता है तो ये तो इनवैलिड डेटा हो गया, ये तो करेक्ट डेटा इनकरेक्ट डेटा हो गया। तो हम हमेशा इस बात को इंश्योर करना चाहेंगे कि इस वाले टेबल में, लेट से इस टेबल का नाम रखा है वोटिंग टेबल, सो ये हमेशा हम लोग इंश्योर करना चाहेंगे कि वोटिंग टेबल में इस पीपल आईडी वाले कॉलम में जो भी वैल्यू होगा ये हमेशा पीपल टेबल के PID वाले कॉलम से ही होना चाहिए। सिमिलरली वोटिंग टेबल के कैंडिडेट्स वाले कॉलम में जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमेशा कैंडिडेट्स टेबल का कैंडिडेट आईडी की वैल्यू ही होना चाहिए। तो ये कैसे इंश्योर करेंगे, तो ये इंश्योर करने के लिए हमें इस वाले कॉलम से रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना पड़ेगा इस वाले कॉलम तक, और ये जो पर्सन वाला कॉलम है ना, पर्सन आईडी, इस वाले कॉलम से हमें रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना पड़ेगा पीपल आईडी वाले कॉलम पे, ठीक है। ये बड़ा हॉच पॉच हो गया बट आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो 2 टेबल के बीच में हमें रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना हो और रेफरेंस और फॉरेन की के थ्रू करते हैं। तो इसमें अप्रोच क्या होता है कि हमारा जो टेबल 1 है, लेट से
ये हो गया मेरा पीपल आईडी और ये हो गया पीपल का नेम, ठीक है। और एक हो गया मेरा लेट से टेबल 2, और यहाँ पे आप हमेशा चाहते हो पीपल आईडी वोटेड ऑन एंड टू विच कैंडिडेट, तो कैंडिडेट की आईडी। सो यहाँ पे पीपल आईडी लेट से P1 है, P2 है, तो ये हमेशा P1 P2 ही होना चाहिए, P3 कभी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए इन दोनों कॉलम के बीच में हमें रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना है। तो ये तो प्राइमरी की था, आईडी कॉलम पे प्राइमरी की हमने लगा दिया, और इस वाले कॉलम पे क्या करेंगे, इस पे लगाएंगे फॉरेन की, फॉरेन की। तो फॉरेन की का जो टेबल है, सॉरी, ये टेबल में जिस कॉलम पे फॉरेन की लगा हुआ है वो वैल्यू हमेशा रेफर करेगा अपने पेरेंट टेबल के प्राइमरी आईडी वाले कॉलम पे। सो दिस इज फॉरेन की, ठीक है। सो इस प्रकार से आपको एनालिसिस करके आइडेंटिफाई करने होंगे कि क्या क्या टेबल्स बनने हैं, और जो टेबल बनेंगे उसमें क्या क्या कॉलम्स होंगे, डेटा टाइप उसका क्या होगा, उस पर क्या की लगाएंगे। सो ये थोड़ा सा आपको ब्रीफ करने का कोशिश किया हूँ। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग अपना जो एप्लीकेशन बनाना है HRMS, उस एप्लीकेशन का एक्चुअल टेबल्स हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।